लास्ट क्लास में किसी को डाउट है? जब तक बाकी लोग ज्वाइन होते हैं तब तक पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है लास्ट क्लास में तो। आशीष, सॉर्प्शन जो है, अगर एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन प्रोसेस दोनों एक साथ चलता है तो उसको सॉर्प्शन कहते हैं। इसके पीछे इतना माथा खराब नहीं कीजिए, सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह पूछा जाता है। आप यहाँ रिसर्च नहीं कर रहे हैं बैठ के कि सॉर्प्शन के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। वैसे मैंने एग्जाम्पल डाल दिया है नोट्स में, आप एक बार देख लेंगे एग्जाम्पल्स। बस ध्यान रखिए जो डेफिनेशन है वो एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों को कंबाइन करता है एक साथ। और कोई पोर्शन में दिक्कत है किसी को? और भी जो टॉपिक्स है उसमें कोई वर्ड ऐसा या कोई चीज ऐसा जो आपको पूछना है पूछ लीजिए जब तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखता है स्क्रीन तो यस करके लिखिए। स्क्रीन अगर दिख रहा है आपको तो यस करके लिखिए। बाकी लोगों को चलो ठीक है, फिर से शेयर करते हैं। अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है स्क्रीन? देखिए नोट्स में मैंने कुछ कुछ ऐड किया है, ठीक है। जैसे कुछ फिगर्स वगैरह मैंने नोट्स में ऐड किया है। आप देखिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन लास्ट टाइम बताए थे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन का आपको डिफरेंस दिए थे। तो दोनों का अटैचमेंट जो है सरफेस के साथ कैसे होता है ये यहाँ दिखा रखे हैं। ये जो लेयर्स बन रहे हैं, ये एक लेयर है, ये आपका दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर, इसको हम कहते हैं मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन। और ये जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है, यहाँ पे इस टाइप से जुड़ता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो इसको हम कहते हैं यूनिलेयर एड्सॉर्प्शन, मतलब सिंगल लेयर का एड्सॉर्प्शन होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिसॉर्प्शन प्रोसेस मैंने दिखा रखा है। डिसॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होता है, अगर ये हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया है, कैटलिस्ट सरफेस है जिसके ऊपर हाइड्रोजन का एटम आके लग रहा है, ये आपका एडसॉर्प्शन हो जाएगा। और यहाँ से जब मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो इसको हम कहते हैं डिसॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक। जैसे यहाँ बी का जो एग्जांपल है, यहाँ सिर्फ एडसॉर्प्शन प्रोसेस दिखा रखा है, और जो सी है, सी में सिर्फ डिसॉर्प्शन प्रोसेस दिखा रखा है, ठीक है। ये एक फिगर मैंने ऐड किया है। देन आपको एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन का डिफरेंस दिखाने के लिए एक फिगर ऐड किया है। यहाँ पे देखिए, एब्सॉर्प्शन है मतलब गैस का जो फेज है और लिक्विड का जो फेज है, जब पूरा गैस का जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर चला जाए उसके इंटीरियर पार्ट्स में, तो इसको हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। और अगर ये लिक्विड के सॉलिड का, ये दूसरा एग्जांपल जो है जो लिक्विड और सॉलिड का है, अगर सॉलिड के सरफेस पे लिक्विड का पार्टिकल्स रह रहा हो तो हम इसको कहते हैं एडसॉर्प्शन प्रोसेस। देखिए दोनों में फर्क क्या है, एक जो है बल्क के अंदर चला जाता है मॉलिक्यूल्स, और एक में बल्क के अंदर नहीं जाता, वो सिर्फ उसके सरफेस पे रिएक्शंस दिखाता है आपको, ठीक। ये दोनों का मेजर फर्क है।
देन लास्ट टाइम हमने नेगेटिव एड्सॉर्प्शन देखा था, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन देखा था, ब्लड चारकोल। यहाँ मैंने यूजेस ऑफ सॉर्प्शन दिखा रखा है। देखिए यूजेस ऑफ सॉर्प्शन दिखा रखा है आशीष, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। इसमें हमने नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट देखा था कि अगर ट्रांजिशन मेटल्स की हम बात करें तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल्स खाली होता है, जिसके वजह से ये गैसियस मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। ये एक तरीका है। दूसरा, लिक्विड्स के केस में हमने पढ़ा था कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो होते हैं वो गैसेस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं और उसके वजह से एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है। सेकंड हमने देखा था नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस कहने का मतलब है इजिली लिक्विफेबल गैसेस, वैसे गैसेस जिनको आसानी से लिक्विड्स में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे हमारे घर का जो एलपीजी है वो हमारा लिक्विफेबल गैस होता है, ठीक। तो उनके वजह से भी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ जाता है। अभी क्या है इसमें लिखा, द इजली लिक्विफेबल गैसेस लाइक HCl, NH3, CO2 आर एड्सॉर्ब्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट देन अदर्स लाइक H2 and 2O2. The absorption of gases the absorption of gases on finally divided metal surface is called occlusion. occlusion एक प्रोसेस को नाम दिया गया है कि जब फाइनली देखिए यहाँ पे यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड मेटल का मतलब होता है कि मेटल से जो सरफेस है उसको काफी अच्छे तरीके से साफ किया जाता है ताकि आपको एडसॉर्प्शन प्रोसेस दिख सके, और उसके ऊपर सरफेस पे जब गैसेस मॉलिक्यूल्स आके लगते हैं तो उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्लूजन। देन थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट जितना ज्यादा होगा आपका एड्सॉर्प्शन उतना अच्छा होगा। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट लार्जर इज द एड्सॉर्प्शन। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया आपको मिलेगा, जो मॉलिक्यूल्स आएंगे गैसेस मॉलिक्यूल सॉलिड के ऊपर, वो अच्छे तरीके से एड्सॉर्ब हो सकेंगे और जिसके वजह से आपको एड्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से मिलेगा। The surface area per gram of adsorbent is called specific surface area of adsorbent. देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट। अब जो सॉलिड एड्सॉर्बेंट है उसका एक्टिवेशन, एक्टिवेशन कहने का मतलब है कि सरफेस को रिएक्ट कराने के लिए या किसी रिएक्शन को शो करने के लिए क्या है, उस सरफेस को साफ होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहला चीज़ है। तो साफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको हम एक्टिवेशन का नाम देते हैं, एक्टिवेशन कहते हैं। जैसे सॉलिड एड्सॉर्बेंट कैन बी एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ रबिंग और बाय पासिंग इन कोलॉइडल स्टेट और बाय पासिंग इन सुपरहीटेड स्टीम। या तो उसको रगड़ के एक्टिवेट किया जाता है, क्योंकि रगड़ने से होता क्या है कि उसके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। देन उसको पास किया जाता है कोलोइडल स्टेट से। कोलोइडल स्टेट हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। और बाय पासिंग सुपर हीटेड स्टीम, या तो सुपर हीटेड स्टीम से भी उसको पास कराया जाता है उस सॉलिड को, ताकि वो सॉलिड एक्टिवेट हो जाए या चार्ज हो जाए, जिससे कि वो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस दिखा सके। एक्टिवेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय हीटिंग द एड्सॉर्बेंट इन वैक्यूम। एड्सॉर्बेंट जो होता है उसको वैक्यूम में हीट करने पे भी एक्टिवेशन चालू होता है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर पॉइंट। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। पहला चीज फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन घटेगा। इसका रीजन ये है कि हमने देखा है पहले एड्सॉर्प्शन जो है इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्सॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर वो छुट जाते हैं। जैसे देखिए इस फिगर में, इस फिगर में आप देखिए ये मॉलिक्यूल जब आके इस सरफेस पे टच होते हैं, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दूं तो ये होगा क्या कि टेम्परेचर के वजह से जो इसका जो हीटिंग एनर्जी है वो एक्सोथर्मिक होने की वजह से हीट रिलीज होंगे, जिसके वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस को छोड़ना चालू कर देता है। और उस वजह से कहा जाता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डिक्रीज करना चालू कर देगा। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन की जब हम बात करें तो उस कंडीशन में कैसा है कि सबसे पहले जब जब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले तो बढ़ेगा, लेकिन
जब एक सैचुरेशन टेम्परेचर पे वो आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करना चालू कर देगा। डिक्रीज इसलिए करना चालू कर देगा, जैसे यहाँ पे देखिए बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स के वजह से आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक, जब आप स्टार्टिंग में इसको कुछ हीट देंगे तो उस वजह से यहाँ पर रिएक्शन चालू होगा, लेकिन जब वो हीट हम बढ़ाते चले जाए, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाए, तो ये बॉन्ड्स आपस में टूटने लग जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड्स टूटने लग जाते हैं जिसके वजह से केमिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करना चालू कर देता है। और इसी वजह से इस पॉइंट में लिखा गया है, या ग्राफ को देखिए कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस घटेगा, मतलब ग्राफ जो है ऊपर से नीचे की ओर आएगा। वही केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पहले तो आपका एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद आपका एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करना चालू कर देगा, मतलब घटना चालू कर देगा। और यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। अब देखिए x बाई एम क्या है इस ग्राफ में, x बाई एम जो है ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहने का मतलब है कि पूरे सरफेस पे कितना, मतलब जो सरफेस हमने लिया है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर जो हमारा एड्सॉर्बेट आएगा वो कितना एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, उसको हम x बाई एम कहते हैं, इसको हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। जैसे x जो है हमारा एड्सॉर्बेट हो गया, m हमारा एड्सॉर्बेंट हो गया। द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड फॉलोज ल चैटलियर्स प्रिंसिपल। ल चैटलियर्स प्रिंसिपल हमने पढ़ा है क्लास 11th में। Then the plots of extent of adsorption x by m versus temperature at constant pressure are called adsorption isobars। ठीक है, isobars का यहाँ मतलब है कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये एट कांस्टेंट प्रेशर बनाया जा रहा है, और ग्राफ किस चीज का है, तो एड्सॉर्प्शन का ग्राफ है, मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का ग्राफ दिखाया गया है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा प्रेशर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो केमिकल एड्सॉर्प्शंस हैं ये प्रेशर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। So as physical adsorption is reversible, it is accompanied by a decrease in pressure. Therefore, it is expected that at a given temperature, the extent of adsorption will increase with the increase of pressure of the gas. मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर जो है मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे दबाना चालू करेंगे इस वजह से। It can be explained with the help of Le Chatelier's principle, as shown in graph according to Friedrich adsorption isotherm। अब देखिए जब प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर से क्या है, वहां पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। जब प्रेशर की हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन का ये डिक्रीज करना चालू हो जाएगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है इस वजह से। तो इस कंडीशन में, प्रेशर के कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि जो टेम्परेचर है हमारा वो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इस वजह से इसको हम कहते हैं आइसोथर्म एड्सॉर्प्शन। आइसोथर्म इसलिए, आइसो का मतलब कांस्टेंट एंड थर्म इज फॉर टेम्परेचर। इसको पहली बार फ्रिंडलिंच नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको फ्रिंडलिंच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। अब प्रेशर के कंडीशन में तीन चीजें होती है। तीन चीजें क्या, इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेम कंडीशन जो ग्राफ हमने यहाँ प्लॉट किया था, x बाय एम वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, x बाय एम है हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब m जो है एड्सॉर्बेंट है और x हमारा एड्सॉर्बेट है। तो इस m में x कितना ज्यादा चिपक रहा है या कितना ज्यादा एड्सॉर्प्शन दिखा रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब रह गई बात प्रेशर की, तो हमने ये भी पढ़ा है अभी तक कि टेम्परेचर से एड्सॉर्प्शन घटता है और प्रेशर से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तीन चीजें आती है। सबसे पहला क्या कि या तो प्रेशर कम रहेगा, या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, या फिर प्रेशर बीच में होगा, कम और बहुत ज्यादा के बीच में। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में क्या है हमारे पास कि x बाय एम, तीनों कंडीशन में क्या है कि x बाय एम जो है वो प्रेशर से रिलेट होना चाहिए। ठीक है, अब ग्राफ देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए। ग्राफ में तीन चीजें हैं। सबसे पहला हिस्सा यहाँ पे है हमारा, ये वो हिस्सा है जहाँ पे ग्राफ जो है लगभग स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। तो स्ट्रेट लाइन डिनोट करने का मतलब है कि यहाँ पे
जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा x बाई एम भी बढ़ना चाहिए, जिसके वजह से यहाँ मैंने लिख रखा है कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो x बाई एम भी बढ़ना चाहिए, प्रेशर अगर घटेगा तो x बाई एम भी घटना चाहिए। उसके बाद x बाई एम इज इक्वल टू के पी, के जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कब होगा, जब प्रेशर हमारा एकदम मिनिमम होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लिया जाए, उस पॉइंट को यहाँ नीचे प्लॉट किया जाए प्रेशर लाइन पे, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इस पॉइंट का राउंड है, जिसके वजह से यहाँ जो प्रेशर हम कहेंगे क्या ये प्रेशर का लोएस्ट वैल्यू है या लो वैल्यू है। और यहाँ पे जो हमको ग्राफ मिलेगा ये लगभग स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन मतलब एक्स बाई एम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस टाइम प्रेशर पे। ठीक, अब यहाँ पे जो दूसरा चीज है एक हायर प्रेशर। हायर प्रेशर में क्या है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं इस कंडीशन में, तो होता क्या है कि एक ऐसा टाइम आता है कि प्रेशर के वजह से एडसॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, जब हायर प्रेशर की हम बात करें तो उस कंडीशन में क्या है कि एक ऐसा समय आएगा जब प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब प्रेशर कितना भी देते चले जाओ उसके एडसॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस कंडीशन में क्या है, एक्स बाई एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कांस्टेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखिए एट हायर प्रेशर x बाई एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्यों? क्योंकि अगर x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई फर्क अगर नहीं पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर जीरो, क्योंकि p टू द पावर जीरो जो है वो 1 को डिनोट करता है। तो x बाई एम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, इस वजह से x बाई एम का जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और वहां पे जो प्रेशर हमको मिलता है हम उसे कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। इस ग्राफ में देखिए ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, यहाँ पे जो प्रेशर हमको मिलेगा इसे हम कहेंगे सैचुरेशन प्रेशर, और इसको डिनोट करते हैं पी एस से। यहाँ पे हमको यहाँ से जो ग्राफ हमको मिलना चालू होगा इधर आगे की ओर, ये हमको एक स्ट्रेट लाइन देगा जो पैरेलल होगा इस प्रेशर वाले लाइन से। ठीक है, ध्यान देखिए कि जब प्रेशर हाई होगा एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे, या यूं कहिए कि जब प्रेशर सैचुरेट हो जाएगा जिसके आगे एडसॉर्प्शन का कोई वैल्यू नहीं रहता, एडसॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है, तो उस प्रेशर को हम कहेंगे सैचुरेशन प्रेशर। और एक्स बाय एम जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा के मतलब कांस्टेंट के। और यहाँ पे जो हमको ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। उसके बाद थर्ड कंडीशन आती है वो इंटरमीडिएट प्रेशर की कंडीशन है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब है कि यहाँ पे ना ही प्रेशर बहुत ज्यादा है और ना ही प्रेशर बहुत कम है। तो यहाँ पे जो x बाई एम की वैल्यू है, x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी टू द पावर 1 बाई एन। ये दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और n की जो वैल्यू है ये ज्यादातर 0 और 1 के बीच रहती है या किसी रैशनल नंबर में रहती है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है फ्रिंडलिंज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के। सबसे पहला कंडीशन कि या तो प्रेशर बहुत कम होगा जहां पे x बाई एम मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो बराबर होगा के पी के, या फिर यूं कहिए कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो x बाई एम भी बढ़ेगा, जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हो अगर प्रेशर बढ़ाते चले जाइए तो x बाई एम की वैल्यू भी बढ़ते चली जाएगी। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि प्रेशर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या है कि प्रेशर के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यूं कहें कि यहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे एब्सॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर के। आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते चले जाइए साइड की ओर, आपका एक्स बाय एम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमको मिलने वाला है यहाँ पे। तो तीसरा है हमारे पास इंटरमीडिएट प्रेशर। ये वो जगह है जहाँ पे आपका चेंजेस हमको देखने को मिलता है एब्सॉर्प्शन में। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि प्रेशर आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, तो एक्स बाई एम का जो वैल्यू है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये देखा जाता है कि एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी का पावर 1 बाई एन है। ठीक है, अब इस चीज को हम इक्वेशन में कैसे देखेंगे। तीसरा
है हमारे पास एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज्ड टू सम फ्रैक्शनल पावर बिटवीन 0 एंड 1। मतलब n का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच लगभग रहता है। then x by m directly proportional to p to the power 1 by n or x by n m is equals to k p to the power 1 by n where k and n are constant for the system and of adsorbent and adsorbent at the given temperature। इस इक्वेशन को हम फ्रेंडलिंच आइसोथर्म इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इन्होंने इस इक्वेशन को प्रैक्टिकली दिया था। अगर इसका लॉग लिया जाए, दोनों साइड्स में अगर लॉग लिया जाए तो इक्वेशन हमको मिलता है लॉग x बाई एम इज इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1 बाई एन लॉग p। और ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को शो करता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको देखिए ग्राफ में log x by m is equals to log k plus 1 by n log p। यहाँ पे 1 by n जो है ये आपका स्लोप को दिखाता है, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के स्लोप को दिखाता है। log k जो है ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो m जो है वो हमारा इंटरसेप्ट होगा। देन c जो होता है वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इस चीज को रिलेट करते हैं यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन वाले इक्वेशन से। Then saturation pressure, the extent of adsorption reaches its maximum value after which adsorption is independent of pressure. Thus a saturation state is reached and the pressure is called saturation pressure। यहाँ मैंने definition लिख के रखा है इसका। अभी आप इसको वापस से एक बार देखिए और कुछ डाउट है तो आप पूछिए। इसको एक बार देखिए पूरा, कुछ डाउट है तो पूछिए फिर आगे चलेंगे। फोर्थ नंबर जो है वो एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडसॉर्बेंट है। एक्टिवेशन कहने का मतलब है, जैसे देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने घर पे चाकू वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, कुछ दिन यूज करने के बाद वो चाकू आप
सब्जियां वगैरह काटने के काम में नहीं आता, मतलब चाकू खराब हो जाता है। ठीक, अब हम उसको क्या करवाते हैं, किसी से उसको मतलब धार करवाते हैं। धार कराने का मतलब है कि उसको ग्राइंडिंग करवाते हैं। ठीक है, अब ग्राइंडिंग में कैसा आपको दिखता तो है कि वो चाकू ऊपर से एकदम चिकना हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस है वो क्या करता है कि उस चाकू के जो अंदर से जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, उसको वो चार्ज करता है, मतलब उबड़ खाबड़ स्टेट में लेके आता है। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं। तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि वो एक तरह से उस चीज को एक्टिवेट करा ताकि वो वापस से आपकी सब्जियां काट सके। यहाँ पे भी जो है आपके एक्टिवेशन प्रोसेस में क्या है कि जो सरफेस है, जैसे यहाँ सरफेस आप देख लो, ये जो सरफेस है कैटलिस्ट सरफेस, इस कैटलिस्ट सरफेस को क्या किया जाता है कि इसको अच्छे से एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट कहने का मतलब है ताकि ये अच्छे से आपको रिएक्शन दिखा सके। मान लीजिए ये सरफेस कैटलिस्ट का अगर पाउडर फॉर्म में ना ले, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है पहले कि कैटलिस्ट जो है वो हमेशा पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। तो अगर पाउडर फॉर्म में इसको यूज ना करके एक पत्थर के रूप में डाल दिया जाए तो ये परफेक्टली आपको कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ नहीं है। उसके बाद जितने भी इसके सरफेस एरिया है वो पूरा का पूरा काम नहीं इफेक्टिवली इस मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं मिल सकते, नहीं चिपक सकते, जिसके वजह से रिएक्शंस नहीं होता। तो जरूरी है हमारे पास कि हम उस सरफेस को तैयार करें ताकि वो सरफेस हमारा अच्छे तरीके से रिएक्शन दिखा सके, और इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन प्रोसेस। ये कुछ तरीकों से किया जाता है, जैसे रबिंग। रबिंग कहने का मतलब है रगड़ने की वजह से। जैसे वहां पे ग्राइंडिंग करते हैं चाकू वगैरह या किसी चीज को उद्धार करने के लिए, तो यहाँ रबिंग किया जाता है, रगड़ा जाता है। जो सीरीज पेपर हम देखते हैं मार्केट में वो भी रबिंग के लिए यूज किया जाता है, कई बार सॉलिड सरफेस को रब करने के लिए। देन पास के बाय पासिंग इन कोलोइडल स्टेट। कोलोइडल स्टेट कहने का मतलब वैसा स्टेट जो सॉल्यूशन से पहले हो, या इसको हम पढ़ेंगे आगे। देन बाय पासिंग इन सुपरहीटेड स्टीम। सुपरहीटेड स्टीम कहने का मतलब है स्टीम का वो कंडीशन जहाँ पे इसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब 400 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। देन तीसरा नेक्स्ट एक प्रोसेस है जो हमारा वैक्यूम में हीट किया जाता है। वैक्यूम कहने का मतलब जहाँ पे हवा नहीं होती। तो इन सब प्रोसेस के वजह से हम क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शंस काफी अच्छे से सरफेस पे हो सके, या यूं कहिए कि सरफेस पे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस अच्छे से हो सके। देन फ्रीडलिंच आइसोथर्म। देखिए ये प्रैक्टिकली देखा गया है, इन्होंने प्रैक्टिकली देखा था कि जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो प्रेशर के साथ कैसे डील होता है। ठीक है, प्रेशर के साथ कैसे इफेक्टेड है, प्रेशर के साथ कैसे काम करता है, और उसका ये ग्राफ बनाया था उन्होंने। तो सबसे पहला, या तो आप कम प्रेशर देंगे या बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे, या फिर आप इन दोनों के बीच में रखेंगे प्रेशर को, या यूं कहिए कि प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कि जब प्रेशर बहुत कम होता है या मिनिमम प्रेशर होता है, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो x बाई एम है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, और वहां पे हमको ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसलिए कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा x बाई एम भी बढ़ता चला जाएगा। ये तो हो गया पहला कंडीशन। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था, हाइयर प्रेशर या हाईएस्ट प्रेशर कह लीजिए। ये वो कंडीशन है जहाँ पे प्रेशर जो है एक सैचुरेशन पॉइंट पे चला आएगा कि या तो आप प्रेशर कितना भी बढ़ाते चले जाओ, उसके आगे आपको एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट मिलने वाला है, और उसके वजह से हमको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। देन तीसरा कंडीशन है हमारे पास इंटरमीडिएट कंडीशन। इंटरमीडिएट कंडीशन वो कंडीशन है जहाँ पे प्रेशर ना ही बहुत ज्यादा होगा और ना ही बहुत कम। या तो यूं कहिए कि जब प्रेशर धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा जो एक्स बाई एम है वो ग्राफ वो भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा, और उसका जो रिलेशन दिया जाता है उसका रिलेशन एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n दिया जाता है। यहाँ पे n जो है ये एक रैशनल नंबर है, और इसी इक्वेशन को हम फ्रेंडलिंच आइसोथर्म इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का जब हम लॉग निकालेंगे, लॉग में लेंगे इसको, तो लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग p आएगा। इसलिए क्योंकि लॉग x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग y आता है। ठीक है, उसमें से लॉग के हमारा इंटरसेप्ट है, मतलब ये वाला एरिया है, ये डिस्टेंस है हमारा। देन 1/n जो है ये हमारा स्लोप हो जाएगा इस
इस लाइन का। देन लॉग पी हमारा यहाँ प्रेशर है लॉग के टर्म में, और एक्स लॉग एक्स बाय एम हमारा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है लॉग के टर्म में। चलिए आगे देखिए, ये पूरा इक्वेशन देखिए, तीन इक्वेशन जो समझाए आपको। ग्राफ देखिए और जो इक्वेशन लिखा है उसको देखिए। एक्स बाई एम जो है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आके सरफेस पे चिपकेंगे वैसे वैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप प्रेशर कितना भी देते चले जाओ तो जो मॉलिक्यूल्स ऊपर से चिपक चुका है ऑलरेडी, उसके ऊपर कैसा है दूसरे मॉलिक्यूल्स मतलब सेम मॉलिक्यूल्स जब आएंगे तो वो प्रेशर मेन लेयर पे लगने नहीं देंगे। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, ये जो जगह है यहाँ पे मान लो हमने प्रेशर लगाया तो ये लेयर आके यहाँ पे आपका इस सरफेस पे आके चिपक गया। ठीक है, अब वापस से आप क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे तो जो दूसरा लेयर है उसको जहाँ जगह मिलेगा वो वहां पे चिपक जाएगा। ठीक, फिर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो तीसरा जो लेयर है उसको जहाँ जगह मिलेगा वो वहां पे चिपक जाएगा। लेकिन जब इसका पूरा जगह भर जाएगा, सरफेस पूरा कवर हो जाएगा इस मॉलिक्यूल से, तो आप उसके बाद जितना भी प्रेशर लगाते चले जाओ वो कोई उसको जगह ना मिलने की वजह से वो क्या करेगा, फिर इस मॉलिक्यूल के ऊपर आके चिपकेगा, इस मॉलिक्यूल के ऊपर आके चिपक जाएगा, जिसके वजह से आपका एडसॉर्प्शन प्रोसेस अटक जाएगा। मतलब एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट दिखाना चालू कर देगा कि प्रेशर आप कितना भी देते चले जाओ तो एडसॉर्प्शन वही का वही है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आके चिपकना चालू हो जाता है, और सेम मॉलिक्यूल्स आपस में कोई भी नया बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। चलिए आगे देखिए। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में सॉलिड और गैस के लिए दिया गया है कि सॉलिड सरफेस आपका है उसके ऊपर गैसेस मॉलिक्यूल्स आके लग रहे हैं, सॉलिड सरफेस आपका एड्सॉर्बेंट और गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो एड्सॉर्बेट हो जाएगा, तो इसके लिए ये स्पेशल दिया गया है। अगर इसी जगह पे सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशंस की जब हम बात करें अगर सॉल्यूशन आ जाए तो जो यहाँ हम प्रेशर यूज करेंगे वहां पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। सॉलिड में जब हम प्रेशर की बात करें तो वहां पे हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, और सेम प्रोसेस है सेम फॉर्मूला है, और वहां पे पी के जगह सिर्फ सी आ जाएगा। जो फॉर्मूला है सब ऐसे ही लिखा जाता है। से यहाँ देखो मैंने दिखा रखा है आपको कि एडसॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन, यहाँ पे जो फॉर्मूला है x बाई एम इज इक्वल टू के सी का पावर 1/n, मतलब जो हम प्रेशर यूज करते थे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे लिक्विड्स की बात कर रहे हैं इसलिए। देन लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग c, जो यहाँ पे p था प्रेशर, यहाँ पे c है कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें लिखा क्या है वो देखिए, solids can absorb solutes from solutions also. When a solution of acetic acid in water is shaken with charcoal, a part of the acid is absorbed by the charcoal and the concentration of the acid decreases in the solution. यहाँ पे एक एडसॉर्प्शन प्रोसेस दिखाया गया है कि एसिटिक एसिड का एडसॉर्प्शन दिखा रहे हैं वाटर के केस में।
यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एब्सॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। तो द लिटमस सॉल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल बिकम्स कलरलेस। ये एक दूसरा एग्जांपल है कि एक लिटमस सॉल्यूशन लिया गया है और वो चारकोल के साथ जब मिक्स करते हैं तो हमको ये कलरलेस सॉल्यूशन देगा। The following observations have been made in the case of adsorption from solution phase। मतलब इस solution phase से हमको क्या क्या मिलता है वो दिया गया है। The extent of adsorption decreases with the increase of temperature। सेम कंडीशन जो प्रेशर के साथ प्रेशर में था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एडसॉर्प्शन घटेगा, तो लिक्विड्स के साथ भी वही होता है, सॉल्यूशन में भी वही होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एडसॉर्प्शन घटेगा। Second point, the extent of adsorption increases with the increase of surface area of the adsorbent। ये हमने ऊपर भी देखा प्रेशर के केस में कि जैसे जैसे सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा एडसॉर्प्शन भी बढ़ेगा। Then the extent of adsorption depends on the concentration of the solute in solution। ठीक है, अभी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर भी आपका एडसॉर्प्शन डिपेंड करेगा। The next point, the extent of adsorption depends on the nature of the adsorbent and the adsorbent। ये कंडीशन दोनों में लागू होते हैं, सॉलिड्स के केस में भी और सॉल्यूशंस के केस में भी, कि जो एडसॉर्प्शन प्रोसेस है ये दोनों पे डिपेंड करेगा, एडसॉर्बेट पे भी और एडसॉर्बेंट पे भी। देन दोनों का फॉर्मूला सेम है, x by m is equals to k c to the power 1 by n। n की वैल्यू कोई रैशनल नंबर हो सकती है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। काफी सारे एप्लीकेशंस हैं एडसॉर्प्शंस के। इसमें पहला देखिए, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन गैस मास्क। गैस मास्क का मैंने आपको हर बार एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन गैस मास्क टू रिमूव पॉइजनस गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। Animal charcoal is used to remove coloring matter from cane sugar juice in the manufacturing of sugar। ठीक है, एनिमल चारकोल वहाँ पे यूज किया जाता है शुगर इंडस्ट्री में, और वहाँ पे जो कलर यूज करते हैं उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। देन सेकंड यूज है आयन एक्सचेंज। रेसिन इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। जब वाटर की हार्डनेस को रिमूव की जाती है तो वहाँ पे इस मेथड को हम यूज करते हैं इन वाटर इंडस्ट्री। Then next है several organic compounds are purified by chromatographic adsorption। chromatographic adsorption है एक, जिसमें हम organic compounds को purify करते हैं। Then next है silica gel is used for removing and controlling humidity। आप सब ने सिलिका जेल देखा है, देखो आप फ्रिज वगैरह कभी खरीदने गए हो नया फ्रिज, तो उसमें एक छोटा सा पैकेट रखा हुआ होता है व्हाइट कलर का, वो छोटा सा पैकेट आपका सिलिका जेल होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी ना जम जाए, ह्यूमिडिटी ना बन जाए, उसके वजह से वो सिलिका जेल डाला जाता है ताकि वो अंदर के उस नए मशीन के अंदर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, वहाँ पे सिलिका जेल यूज करते हैं।